SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक पॉपुलर वर्ड है। अगर नंबर्स में देखें तो अभी 4.3 करोड़ SIP अकाउंट्स हैं। लेकिन खास बात यह है कि 25 साल में इस इंडस्ट्री ने जो कुछ अचीव किया उतना ही इसने पिछले सिर्फ 3 साल में अचीव कर लिया, क्योंकि पहले के मुकाबले अब ज्यादा इंडियंस फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने SIP के जरिए करीब 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और इसकी वजह से शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली। इस वीडियो में हम इस जरूरी इन्वेस्टमेंट टूल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम इस टॉपिक पर बार बार पूछे जाने वाले उन सवालों के जवाब देंगे जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए जो पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगे वहां तक स्किप करने के लिए YouTube चैप्टर फंक्शन का इस्तेमाल करें। आइए शुरू करते हैं। SIP इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड की तरह एसेट क्लास नहीं है। SIPs म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी नहीं है। SIP एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसमें आप पहले से निर्धारित टाइम इंटरवल पर फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं। यहां ध्यान दें कि इस डेफिनेशन में किसी एसेट क्लास या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात नहीं की गई है और इसकी वजह यह है कि SIP इन्वेस्टमेंट टेक्निक को म्यूचुअल फंड, ETFs, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और यहां तक कि हर महीने 2 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां 3 वर्ड्स या फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेजेस हैं: SIP ऑटोमेटिक होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट जरूरी है और इन्वेस्टमेंट पहले से तय टाइम पर होता है, जैसे हर महीने की 1, 5 या 10 तारीख को। आइए समझते हैं कि एक म्यूचुअल फंड एनवायरनमेंट में SIP कैसे काम करता है। इन्वेस्टर को SIP शुरू करते समय 4 चीजों के बारे में फैसला लेना पड़ता है। पहला, किस फंड या स्कीम में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा, पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वीकली, मंथली या क्वार्टरली। और फाइनली, वो तारीख जिस दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। इन 4 चीजों में हर एक से जुड़े कई सवाल हैं और हम इस वीडियो में इनमें से ज्यादातर को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक डिसीजन लेने की बात है तो सिर्फ 4 चीजें जरूरी हैं: स्कीम, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और डिडक्शन की डेट, और बात खत्म। मान लीजिए आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए SIP सेटअप करना चाहते हैं, प्लस आप हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इस पैसे को एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। अब हर महीने के पहले वर्किंग डे को 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और महीने के पहले वर्किंग डे को आपको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के यूनिट्स उस दिन के NAV पर अलॉट कर दिए जाएंगे और इस तरह यह प्रोसेस आपके चुने गए पीरियड तक या SIP को टर्मिनेट करने की डेट तक चलता रहता है। अब इस टेबल में ध्यान से देखें कि अलॉट की गई यूनिट्स का नंबर उस तारीख की स्कीम की NAV पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर स्कीम की NAV बढ़ती है तो इन्वेस्टर को कम यूनिट्स मिलेंगी और NAV घटने पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसी तरह SIP काम करता है। इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान इन्वेस्टर यूनिट्स अक्यूमुलेट करता रहता है। कई बार तेज गिरावट आने पर ज्यादा यूनिट्स और कई बार अचानक तेजी पर कम यूनिट्स अलॉट होते हैं और ये कम या ज्यादा यूनिट्स अलॉटमेंट आपके SIP पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्वायर करने की कॉस्ट को एवरेज करने में आपकी हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग की ये डिसिप्लिन टेक्निक इन्वेस्टर्स के लिए आज बेस्ट वेल्थ बिल्डिंग टूल मानी जाती है। SIP हमारे इनकम साइकिल को मैच करता है और मंथली सैलरी का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अलग किया जा सकता है। SIPs ऑटोमेटिक है, जिससे मार्केट हाई पर इन्वेस्ट करने और लो होने पर पैसे निकालने की प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन हो जाता है। SIPs फ्लेक्सिबल है, ये हमें स्मॉल अक्यूमुलेशंस में हेल्प करता है और कंपाउंडिंग के फायदे ऑफर करता है। और फाइनली एवरेजिंग फंक्शन से यह चिंता खत्म हो जाती है कि कब मार्केट में एंटर करें और कब इससे बाहर निकलें। यह किसी भी रेगुलर इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा फायदा है।
एसआईपी के रिटर्न को बेहतर तरह से समझने के लिए हमने निफ्टी के अलग अलग इंडेक्सेस पर किए गए एसआईपीज के कई साल के परफॉर्मेंस को देखा। इस स्टडी के लिए हमने निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में एसआईपी रिटर्न्स को एग्जामिन किया। ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हमने 10 साल के एसआईपी को लिया और इससे हमें कई बातें समझ में आई, क्योंकि इस टाइम पीरियड में न सिर्फ 2 बुल मार्केट शामिल थे, बल्कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011 की यूरोपियन डेट क्राइसिस, 2016 का डीमोनेटाइजेशन और 2020 की कोरोना महामारी के चलते होने वाले उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स भी शामिल थे। इस स्टडी से ये पता चलता है कि सभी 3 इंडेक्सेस ने 10 सालों में कुछ बार 20% से ज्यादा रिटर्न दिया और इनका मीडियन रिटर्न 13% था। और इस स्टडी से यह भी पता चलता है कि एसआईपी से इन्वेस्ट करने में इन 10 सालों में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं आया। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने एसआईपी से सबसे कम एनुअल रिटर्न 2.8% दिया है। ये रिटर्न मार्च 2010 से मार्च 2020 के बीच आए हैं। अब 2.8% से 23.3% एक काफी बड़ी रेंज है। हालांकि मीडियन रिटर्न ने इफेक्टिव आइडिया दिया है, बट हम एक प्रोबेबिलिस्टिक रिटर्न एस्टिमेट भी देना चाहते थे। यही वजह है कि हमने सभी 3 इंडेक्सेस के लिए 10 साल एसआईपी रोलिंग रिटर्न को डिफरेंट परफॉर्मेंस स्लैब्स में देखा। यहां डेटा दिखाता है कि एसआईपीज ने 85% से ज्यादा ओकेशंस पर 8% से 20% के बीच रिटर्न दिया है। इनफैक्ट ये आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है कि निफ्टी मिड कैप 150 में 10 साल के एसआईपी ने 99.4% ओकेशंस पर 8% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जो पक्के तौर पर बड़ा नंबर है। अब टाइम इन्वेस्टिंग में एक बड़ा फैक्टर है और ये अक्सर कहा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना ज्यादा होता है, आपका रिटर्न उतना ही कंसिस्टेंट और कम वॉलेटाइल होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम एसआईपी एनवायरनमेंट में इसे टेस्ट करने के लिए 10 साल के रोलिंग रिटर्न को 5 साल के रोलिंग रिटर्न से कंपेयर करते हैं। यहां ध्यान दें कि सभी 3 इंडेक्सेस में 5 साल के कुछ नेगेटिव पीरियड्स हैं, जो 10 साल रोलिंग रिटर्न डेटा में देखने को नहीं मिलता है। लार्ज और मिड कैप इंडेक्स में नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस बहुत कम है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये काफी ज्यादा है। इसी तरह आप 5 सालों के डेटा में काफी ज्यादा स्प्रेड देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के टाइम के बेसिस पर काफी ज्यादा या काफी कम रिटर्न पा सकता है। इसलिए आपको अपने एसआईपी को लंबे समय तक कंटिन्यू रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा पॉसिबल होता है और अपने इन्वेस्टमेंट पर एडिक्वेट रिटर्न बनाने की उम्मीद बढ़ जाती है। वीडियो के इस सेक्शन में हम एसआईपीज के बारे में बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब देंगे, या कम से कम अपनी राय देंगे। आइए एक ऐसे सवाल के साथ शुरू करते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी कभी आया होगा। मुझे म्यूचुअल फंड एसआईपी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। यह है टारगेटेड अमाउंट, आप हर महीना आराम से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना है, और आखिर में आपको कितने रिटर्न की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर आपको पता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने साल के लिए, तो यहां एक क्विक टेबल है जिसे आप अपने वेल्थ प्लानिंग प्रोसेस में देख सकते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे के हायर स्टडीज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं और आपका टारगेट 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। इस केस में इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम 12% एनुअल रिटर्न अज्यूम करते हैं तो 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी से आपका टारगेट पूरा हो सकता है। अब अगर आप इस लाइन पर एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस करना चाहते हैं तो etmoney.com पर एसआईपी कैलकुलेटर चेक करें। ओके, अब दूसरा सवाल लेते हैं, एसआईपी के रास्ते कैसे इन्वेस्ट करें? आइए इस सवाल को 2 एंगल से एड्रेस करते हैं। पहला, प्लेटफॉर्म जिसका यूज हम कर सकते हैं, और दूसरा, टाइप ऑफ प्लान जिसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां तक प्लेटफॉर्म्स की बात है तो इसके कई ऑप्शंस हैं। आप एजेंट के जरिए ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं या बैंक ब्रांच जा सकते हैं जहां कोई होगा जो आपको इन्वेस्टमेंट में खुशी खुशी हेल्प करेगा। अब डिजिटल मोड ज्यादा पॉपुलर है जिसमें आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट, बैंक वेबसाइट और ईटी मनी जैसे तेजी से बढ़ते इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटी मनी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कई फायदे जुड़े हैं। पहला, हमारा प्लेटफॉर्म यूजर को रिसर्च करने और म्यूचुअल फंड्स की 1000 से ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है।
हमारे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को 10 अलग अलग एएमसी की वेबसाइट्स में लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, केयरफुली तैयार किया गया हमारा यूजर एक्सपीरियंस और वर्कफ्लो इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट को मैनेज और ट्रैक करना बहुत आसान बना देता है। और सबसे जरूरी, ईटी मनी प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट प्लान खरीदने की सुविधा देता है और एनकरेज करता है। ब्रीफ में कहें तो डायरेक्ट प्लान्स अभी मौजूदा स्कीम्स का एक वेरिएंट है जिसमें कमीशन 0 होता है। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो, इन्वेस्टिंग स्टाइल, फंड मैनेजर, ये सभी चीजें रेगुलर वेरिएंट के जैसी रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़ा फर्क होता है, वो ये कि डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसके चलते इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिलता है। इनफैक्ट इसे नंबर्स में देखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की एक इक्विटी स्कीम में 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी 20 सालों तक रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में किया जाता है। अब हम ये मानते हैं कि रेगुलर प्लान का रिटर्न 12% है, तो ये कहना फेयर होगा कि एक डायरेक्ट प्लान 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा रिटर्न देगा। इस तरह एस्टिमेटेड रिटर्न 12.75% होगा। 12% से हमारे रेगुलर प्लान के एसआईपी से 20 सालों में 99.9 लाख रुपए जमा होगा और 12.75% से डायरेक्ट प्लान का कॉर्पस और ज्यादा होगा, जो इस केस में 1.11 करोड़ आता है। इस तरह डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच 12 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। और ये 12 लाख कहां जाता है? ये पैसा उस बैंक या एजेंट को जाता है जिसका अपने कमीशन के लिए आपको रेगुलर प्लान बेचने पर जोर था। इसलिए इस फिगर को समझें। उस बैंक या एजेंट ने जिसने 20 साल पहले एक म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया था, उसने बतौर कमीशन 12 लाख रुपए कमाए। अब यकीनन आप अग्री करेंगे कि ये बहुत ज्यादा है। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग वगैरह जैसी टैक्टिकल एडवाइस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना ठीक है, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म गोल्स की हो तो रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान को यूज करना बेहतर रहेगा। ओके, ये आंसर थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमने इस बारे में बात की। अब स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं और तीसरे सवाल पर आते हैं। मुझे किस फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए? ये एक मुश्किल डिसीजन हो सकता है, या कह सकते हैं कि कई इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजिंग डिसीजन हो सकता है। इसलिए इसमें हेल्प करने के लिए ईटी मनी ऐप पर एक सेक्शन है जिसका टाइटल बेस्ट एसआईपी फंड्स है, जिसमें हमने ज्यादा प्रॉमिसिंग एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में बताया है। इसे एक बार देखें और इनमें से किसी में इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, स्कीम का रिटर्न पोटेंशियल, डाउनसाइड वॉलेटिलिटी जैसी एडिशनल स्पेसिफिक्स चेक करें और साथ ही साथ स्कीम की ईटी मनी कैटेगरी रैंकिंग भी चेक करें। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है जो बहुत ही कॉमन है। एसआईपी या लंप सम, कौन बेटर है? ये एक सीधा क्वेश्चन नहीं है। यहां सबके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, फिर भी इन्वेस्टर को कई दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टर कितना इनकम जनरेट करता है, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, रिस्क प्रोफाइल वगैरह वगैरह। प्योर परफॉर्मेंस के नजरिए से आइए कुछ डेटा देखते हैं। हम फिर से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करते हैं और हमारी टीम ने अलग अलग टाइम पीरियड में एसआईपी और लंप सम परफॉर्मेंस की स्टडी की। यहां ध्यान दें कि कुछ ऐसे टाइम ब्रैकेट्स हैं जिनमें लंप सम इन्वेस्टमेंट ने बेटर रिटर्न दिए हैं और कुछ ऐसा भी टाइम है जब एसआईपी ने बेटर रिटर्न दिए हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन यह है कि लंप सम इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस तब बेटर होता है जब स्टॉक मार्केट में अचानक तेजी आती है, जैसा हमने 2014, 2017 फिर 2021 में देखा। लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 बड़ी तेजी आई है। इसलिए लंप सम इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि एसआईपी के साथ ये बात नहीं है और हमने वीडियो में इस बारे में पहले बात की है जब हम 10 साल के रोलिंग रिटर्न पर चर्चा कर रहे थे। इसलिए एसआईपी बेटर है या लंप सम बेटर है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब काफी ज्यादा नंबर देखने की जगह आपकी परसेप्शन से जुड़ा है। इस बात को ध्यान में रखें। अब क्वेश्चन 5 पर आते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कौन सा डेट बेस्ट है? हमने इस बारे में कुछ डेटा की स्टडी की है और हमने पाया है कि महीने की लास्ट वीक में एसआईपी करने से ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन से आप परेशान हो रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि डेटा की स्टडी में हमने ये भी पाया कि रिटर्न में डिफरेंस बहुत छोटे डेसिमल्स में है। मेरा मतलब है डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। इनफैक्ट एसआईपी की सही डेट को डिसाइड करने में ज्यादा सिग्निफिकेंस आपकी कन्वीनियंस को देखना है। एग्जाम्पल के लिए,
अगर आपकी सैलरी महीने की आखिरी तारीख को क्रेडिट हो जाती है तो महीने की पहली तारीख को एसआईपी डिडक्शन ज्यादा लोगों के लिए आइडियल होगा। हालांकि अगर आपकी सिचुएशन मेरी तरह है और आपको अपनी सैलरी एक बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करनी पड़ती है तो आप अपने डेबिट्स थोड़ा बाद में, जैसे महीने की 3, 5 या 7 तारीख को रख सकते हैं, ताकि आप गलती से पैसा ट्रांसफर करना मिस न कर जाए। इसलिए आपको अपनी सुविधा देखनी चाहिए और मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपने डेली या वीकली एसआईपीज के बारे में सुना होगा। दरअसल ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग साइकिल कैसी चाहते हैं। लेकिन खुद इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करने के बाद मैंने पाया कि ट्रांजैक्शन के नंबर के लिहाज से मंथली फ्रीक्वेंसी सबसे मैनेजेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरे इनकम साइकिल से मैच करती है जो मंथली बेसिस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआईपी से कब बाहर निकले? जनरल एडवाइस ये है कि एसआईपी को कई साल तक कंटिन्यू रखा जाए और इसे जारी रखने के कई फायदे हैं। लेकिन जिस तरह से इंजन को चेकअप्स और मेंटेनेंस की जरूरत होती है उसी तरह हर इन्वेस्टमेंट को भी पीरियोडिक बेसिस पर या किसी सिग्निफिकेंट इवेंट के बाद रिव्यू करने की जरूरत होती है। हमारे ओपिनियन में 4 सिनेरियोज हैं जिनमें एसआईपी से एग्जिट करना या कम से कम उसे रोकने के बारे में सोचा जा सकता है। पहला, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा जोश हो। दूसरा, अगर कोई अपने फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंच रहा हो। तीसरा सिनेरियो है जब आपको पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग के लिए उसका कुछ पार्ट सेल करना हो। और आखिर में जब फंड डायनामिक्स बदल जाए, जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर्स वगैरह वगैरह में चेंजेस हो। इन्वेस्टर्स हमसे ये भी पूछते हैं कि एसआईपी को कैसे स्टॉप करें। ऑफलाइन मोड में तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईटी मनी जैसे ऐप पर ये कैंसिल एसआईपी या स्किप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बटन पर टैप करने जितना सिंपल है। ये इस एफएक्यू सीरीज का 7th और आखिरी सवाल है। एसआईपी पर किस तरह टैक्स लगता है? बात जब म्यूचुअल फंड्स की हो तो टैक्सेशन का मसला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल फंड जैसे कई फंड्स हैं। लॉ के अनुसार हमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और FIFO मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैटर को और कॉम्प्लेक्स ग्रैंडफादरिंग रूल बना देता है, जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को तब जानना जरूरी है अगर वो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे गए किसी इक्विटी फंड को बेचते हैं। लेकिन जो रूल हर एसआईपी इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है वो है टैक्सेशन के लिए एसआईपी के हर इंस्टॉलमेंट को फ्रेश परचेज और इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसका मतलब है कि जिस डेट को आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए उसका कोई असर बाद के ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा। इसे आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2020 को एसआईपी शुरू किया है और हर महीने की पहली तारीख को इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं। मान लीजिए ये इन्वेस्टर 5 दिसंबर को 15 यूनिट्स रिडीम करता है। अब फीफो रूल के अनुसार बेचे गए 15 यूनिट्स 10 यूनिट्स के साथ बैलेंस किए जाएंगे जिन्हें 1 जनवरी को खरीदा गया था और बाकी 5 यूनिट्स 1 फरवरी से। एक सिंपल वेटेड मैथ से हमें कैपिटल गेन्स का पता चलेगा जो इस केस में शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, क्योंकि इन 15 यूनिट्स का होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है। इसके चलते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% प्लस सेस और सरचार्ज पर कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर दूसरा रिडेम्पशन 7 अप्रैल 2021 को किया जाता है तो फिर से फीफो रूल अप्लाई होगा, लेकिन इससे जरूरी ये कि इस केस में कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म होंगे। टैक्स 10% पर कैलकुलेट होगा। अब याद रखें, ये 15% का शॉर्ट टर्म रूल और 10% का लॉन्ग टर्म सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए है। डेट फंड्स और गोल्ड जैसे दूसरे एसेट क्लासेस वाले म्यूचुअल फंड के लिए कैपिटल गेन्स के दूसरे रूल अप्लाई होते हैं। और इसके साथ हम इस वीडियो के आखिर में आ जाते हैं। किसी भी इन्वेस्टर के पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग टेक्निक है। ज्यादातर लोगों के लिए ये अनफेमिलियर नहीं है, क्योंकि ईपीएफ अकाउंट में हमारे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के साथ हम एसआईपी करते आ रहे हैं। फिर भी एसआईपीज के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट न करें। मार्केट हाई या लो पर हो तो एसआईपी स्टॉप करने से परहेज करें। अपना स्पेसिफिक एसआईपी गोल बनाएं और प्लीज मैटर्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा
और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो लिंक को उनके साथ शेयर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.